हेलो स्टूडेंट्स, अब तक हम संप्रभुता का अर्थ, उसकी परिभाषाएं और उसके लक्षण देख चुके हैं। संप्रभुता को और बेटर तरीके से जानने के लिए अब हम आगे उससे जुड़ी हुई कुछ और चीज़ें देखेंगे। आज हम देखने जा रहे हैं संप्रभुता के प्रकार भी हम देखेंगे और उससे जुड़ी हुई एकलवादी अवधारणा भी, एकलवादी सिद्धांत भी हम आज देखेंगे। ये हम यहाँ तक संप्रभुता के लक्षण तक हम पहले पिछले वीडियो में देख चुके हैं। संप्रभुता के प्रकार अब हम देख लेते हैं, काइंड्स ऑफ सॉवरेंटी। तो संप्रभुता के कुछ प्रकार दिखाई देते हैं अलग अलग। ये कुछ शब्दावलियाँ जुड़ी हुई दिखाई देती हैं, जगह जगह यूज़ होती हैं, सुना भी होगा कई बार। जैसे पहला हम डिस्कस करते हैं औपचारिक और वास्तविक संप्रभुता, नॉमिनल और रियल सॉवरेंटी क्या होती हैं। तो औपचारिक संप्रभुता कि जब आधिकारिक रूप से कोई संस्था या व्यक्ति संप्रभु शक्ति का प्रयोग करता है, निर्णय लेता है, निर्णय लेने की अंतिम शक्ति उसके पास होती है, तो वो औपचारिक मतलब कानूनी तरीके से, ऑफिशियल तरीके से जिसके पास होती है, वो औपचारिक संप्रभु कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर इंग्लैंड का सम्राट, भारत का राष्ट्रपति, पर वास्तव में उस संप्रभु शक्ति का प्रयोग कोई और ही कर रहा होता है। जैसे इंग्लैंड और भारत दोनों में मंत्रिमंडल और प्रधानमंत्री इस शक्ति का यूज़ कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर हमें संप्रभुता के ये दो प्रकार अलग अलग दिखाई देते हैं कि औपचारिक संप्रभु जो इंग्लैंड में सम्राट और भारत में राष्ट्रपति है, और वास्तविक संप्रभु या रियल सॉवरेंटी हमें मंत्रिमंडल और प्रधानमंत्री में दिखाई देती है। संप्रभुता में विदितः और यथार्थ संप्रभुता का भी भेद मिलता है। ये जानने की बात है थोड़ी सी नई। डी ज्यूरे और डी फैक्टो सॉवरेंटी क्या होती है, ये निश्चित रूप से जान लेना चाहिए, अभी तक हमें शायद नहीं पता होता है। तो विदितः मतलब जहाँ कानूनी रूप से जो संप्रभु शक्ति का प्रयोग कर रहा होता है, और डी फैक्टो या यथार्थ सच में जो प्रैक्टिकली उस शक्ति का प्रयोग कर रहा होता है। ये जुड़े हुए टर्म्स हैं, इसलिए हमें इनका मीनिंग जान लेना चाहिए। सॉवरेंटी के जो टाइप्स हैं ये हमें पता होने चाहिए। तो विदितः और यथार्थ संप्रभुता या डी ज्यूरे और डी फैक्टो, हमें डी ज्यूरे और डी फैक्टो वर्ड भी याद होना चाहिए कि एक देश के संविधान के द्वारा जिस व्यक्ति या समुदाय को शासन करने का अधिकार प्रदान किया जाता है उसे विदितः संप्रभु कहते हैं, मतलब लीगल, मतलब डी ज्यूरे संप्रभु कहते हैं। और एक देश के अंतर्गत व्यवहार में जिस व्यक्ति या समुदाय की आज्ञा का पालन किया जाता है उसे यथार्थ संप्रभु कहते हैं, मतलब डी फैक्टो। तो सामान्यतः ये दोनों अलग अलग नहीं होते। सामान्यतः एक ही सरकार होती है एक राज्य में और जिसकी आज्ञा का पालन लोग करते हैं। तो सामान्यतः ये दोनों अलग अलग नहीं होते, पर विद्रोह, क्रांति या विशेष परिस्थितियों में कभी कभी ये अलग हो जाते हैं, और वो भी कुछ समय तक के लिए होते हैं, जब जनता नए शासक को जो विद्रोह करके सामने आया है, क्रांति करके सामने आया है या तख्ता पलट के सामने आया है, उसको स्वीकार कर लेती है। तो वो पुनः कानूनी रूप ग्रहण कर लेता है वो नया वाला शासक, और फिर वापस से ये दोनों संप्रभुताएं एक ही प्रकार की हो जाती हैं, एक ही साथ हो जाती हैं, फिर अलग अलग नहीं दिखाई देती। डी ज्यूरे और डी फैक्टो एक साथ ही हो जाती हैं। तो ये तभी दिखाई देता है जब कोई नया व्यक्ति या नई संस्था या नया कोई दल विरोध करके पुरानी सरकार का और सत्ता प्राप्त कर लेना चाहता है, और इस स्थिति में आ जाता है कि वो अपने ऑर्डर्स मनवाने लगता है जनता से। तो उस समय ये दो अलग अलग चीज़ें हो जाती हैं। एक तो लीगली होता है, एक कानूनी रूप से संप्रभु शक्ति का प्रयोग कर रहा होता है, और दूसरा प्रैक्टिकली अपने ताकत पर अपने ऑर्डर्स मनवा रहा होता है। उस दिशा में ही सिर्फ ये अंतर दिखाई देता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर 1917 में जो साम्यवादी सरकार थी वो उसने सत्ता पर एक तरह से कब्जा कर लिया था, उसके ऑर्डर्स चलने लगे थे, और ये
वो डिफैक्टो सॉवरेंटी का यूज़ कर रहा था, यथार्थ संप्रभुता का। और जो पुराना था जार का शासन, वो कानूनी रूप से उचित था, सही था, तो वो डी ज़्यूरे संप्रभु था उस समय। ऐसा बहुत जगहों पर कई बार हुआ है, जब तख्ता पलट की घटनाएं हुई हैं तो कुछ समय के लिए ये डी ज़्यूरे और डी फैक्टो सॉवरेंटी अलग अलग दिखाई देती है, पर थोड़े ही टाइम बाद वो कोई भी एक उनमें से खत्म हो जाता है और फिर दोनों वापस से एक हो जाती हैं। एक और हमें प्रकार दिखाई देता है संप्रभुता का, वैधानिक या कानूनी और राजनीतिक संप्रभुता। हमें इनके मीनिंग्स पता होने चाहिए कि वैधानिक और कानूनी मतलब लीगल संप्रभुता और राजनीतिक संप्रभुता में क्या अंतर है। तो जिस संस्था को किसी राज्य में कानून बनाने और पालन कराने की सर्वोच्च शक्ति प्राप्त होती है वो कानूनी या वैधानिक संप्रभु कहा जाता है। जैसे संसद वगैरह, मतलब प्राइम मिनिस्टर, मंत्रिमंडल का जो मिक्सचर है वो वैधानिक या कानूनी संप्रभु कहलाता है। और इस कानूनी सत्ता को प्रभावित करने वाली शक्तियों को राजनीतिक संप्रभु कहा जाता है। तो राजनीतिक दृष्टि से संप्रभुता जनता में निहित होती है, जिसके समर्थन से कानूनी संप्रभु को उसका स्थान और शक्ति प्राप्त होती है। मतलब वैधानिक या कानूनी संप्रभु या लीगल संप्रभु जो कानून बनाने और पालन कराने की सर्वोच्च शक्ति रखता है वो कानूनी या वैधानिक संप्रभु, और वो शक्ति जो उस कानूनी सत्ता को प्रभावित करती है जो जनता में होती है वो है राजनीतिक संप्रभुता, जो कानूनी संप्रभु को अपने समर्थन से उसका स्थान दिलाती है। प्रत्यक्ष लोकतंत्र में ये भेद नहीं होता, वहाँ पर वैधानिक और राजनीतिक संप्रभु अलग अलग नहीं होते, वहाँ पर जनता ही कानून बनाती है। प्रत्यक्ष लोकतंत्र में इकट्ठे होकर सभी कानून बनाते हैं, तो इसलिए वहाँ पर ये भेद नहीं होता, पर अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में ये भेद पाया जाता है। चौथा प्रकार हम यहाँ देख रहे हैं, लोक संप्रभुता किसे कहते हैं, पॉपुलर सोवरेंटी। तो पॉपुलर सोवरेंटी नाम से ही जाहिर है ये जनता में निहित उस संप्रभु शक्ति का नाम है। ये लोक संप्रभुता जनता में निहित होती है, और लोकतंत्र में जो संप्रभुता होती है वो लोकप्रिय संप्रभुता ही होती है, पॉपुलर सोवरेंटी ही होती है। गार्नर भी कहते हैं कि लोकप्रिय संप्रभुता का अर्थ निर्वाचक समूह की बहुसंख्या की शक्ति से अधिक कुछ नहीं होता, और ये वही संभव है जहाँ व्यापक मताधिकार की प्रणाली प्रचलित। मतलब कुल मिलाकर के लोक संप्रभुता मतलब वह संप्रभु शक्ति जो जनता में निहित होती है, जो लोकतंत्र में पाई जाती है। तो ये हम संप्रभुता से जुड़े हुए कुछ टर्म्स, संप्रभुता के प्रकारों से जुड़े हुए कुछ टर्म्स देख चुके हैं। औपचारिक और वास्तविक संप्रभु, जिसका भेद जनरली संसदात्मक लोकतंत्रों में पाया जाता है, जैसा कि इंग्लैंड में और भारत में। ब्रिटेन का सम्राट और भारत का राष्ट्रपति औपचारिक संप्रभु में आते हैं, और वहाँ पर वास्तविक संप्रभुता का उपभोग करते हुए मंत्रिमंडल और प्रधानमंत्री दिखाई देते हैं। विदित है डी ज़्यूरे, यथार्थ, डी फैक्टो। जब किसी देश में दो अलग अलग ग्रुप्स सत्ता का क्लेम करें, संप्रभुता का क्लेम करें, एक जिसको लीगली सत्ता मिली हुई है और एक जिसने प्रैक्टिकली आज्ञा पालन करवाने की शक्ति हासिल कर ली है और लोगों पर अब अपने ऑर्डर अपनी बात मनवाने लगा है, तो ये कुछ टाइम के लिए होती है। और जब किसी एक को अंतर्राष्ट्रीय मान्यता मिल जाती है या जनता की मान्यता मिल जाती है तो वो दोनों का जो अलगाव है वो खत्म हो जाता है और वो एक में ही निहित हो जाती है। वैधानिक या कानूनी, जो कानून बनाने वाली संस्थाएं हैं उसमें वैधानिक और कानूनी संप्रभुता निहित होती है, और राजनीतिक संप्रभुता जनता में निहित होती है। राजनीतिक रूप से दी हुई शक्ति जनता के पास होती है और वो उन कानूनी संस्थाओं को प्रभावित करने की क्षमता रखती है। लोक संप्रभुता भी जुड़ा हुआ टर्म है संप्रभुता से, जनरली यूज किया जाता है। मतलब पॉपुलर सॉवरेंटी, ये जनता में निहित संप्रभु शक्ति को कहा जाता है और ये लोकतंत्रों में पाई जाती है। ये हम संप्रभुता से जुड़े हुए शब्दावलियां हम देख चुके। अब हम एक और चीज़ पर डिस्कशन करते हैं कि संप्रभुता को यदि हम ढूंढें तो कहाँ पाई जाएगी, मतलब इसकी लोकेशन कहाँ होती है, कहाँ लोकेट करें हम उसको, अगर उसको ढूंढें तो कहाँ मिलेगी। तो इसको लेकर के भी कई मत अलग अलग पाए जाते हैं। तो कुछ लोग कहते हैं कि संप्रभुता, ये हम स्क्रीन पर देख रहे हैं,
संप्रभुता का अधिवास को हम डिस्कस कर रहे हैं कि ये रहती कहाँ है, लोकेशन ऑफ सॉवरेंटी, ये कहाँ लोकेटेड होती है। तो कुछ लोग कहते हैं कि ये राजा में होती है। इससे सब सहमत नहीं हो सकते। राजा में सॉवरेंटी तो हम अभी भी नहीं मान सकते, हमारे यहाँ ही राजा नहीं है पर सॉवरेंटी है। तो राजतंत्रों के युग में तो यही विश्वास किया जाता था, जैसे फ्रांस का लुई 14वां कहता था कि मैं ही राज्य हूँ। पर अब ये पूरी तरह से अस्वीकृत मत है, संप्रभुता को राजा में निहित नहीं माना जा सकता। दूसरा एक मत ये है कि संप्रभुता जनता में होती है, जनता में लोकेट किया जा सकता है इसको। लॉक और रूसो इस तरह की बातें करते हैं, वो उसके प्रेरक सिद्धांतवेत्ता हैं। पर कई बार जो इसके विरुद्ध बोलते हैं वो ये बोलते हैं कि असंगठित जनता को संप्रभु कैसे माना जाए, और फिर केवल निर्वाचकों में संप्रभुता का निवास कैसे माना जाए। कुछ तो व्यक्ति मताधिकार नहीं भी रखते हैं, तो क्या उनमें संप्रभुता नहीं है। इस तरह के कुछ तार्किक प्रश्न ये प्रूव करते हैं कि जनता में संप्रभुता को लोकेट नहीं किया जा सकता। तीसरी बात, कुछ कहते हैं कि संविधान सभा में संप्रभुता होती है क्योंकि संविधान सर्वोच्च कानून होता है, तो जो उस सर्वोच्च कानून को बनाता है डेफिनेटली वो उससे भी ऊपर हो गया, तो संविधान सभा में फिर इसको ढूंढा जा सकता है कि संविधान सभा संप्रभु है। तो इसको भी नकार दिया जाता है क्योंकि कई बार संविधान सभा तो अस्थायी होती है, जैसे हमारे यहाँ भी संविधान बनाया और वो खत्म हो गई, तो क्या संप्रभुता भी खत्म हो गई, तो इसलिए ये मत स्वीकार नहीं किया जा सकता। और कई बार तो जनता पूरी संविधान का निर्माण करती है और कई बार तो संविधान सभा का निर्माण जनता करती है, तो जनता फिर संविधान सभा से ऊपर हो जाती है, तो फिर संविधान सभा कैसे संप्रभु हुई। तो कुछ ये डिस्कशंस इसको लोकेट करने के लिए प्रचलित हैं। फिर कुछ कहते हैं कि ये विधानमंडल में है क्योंकि विधानमंडल ही कानूनों का निर्माण करता है और कार्यपालिका और न्यायपालिका और जनता भी इवन उन कानूनों के आधार पर चलती है। पर व्यवहार में केवल विधानमंडल में भी इसको लोकेट नहीं किया जा सकता क्योंकि व्यवहार में वो भी असीमित शक्ति नहीं रखता है विधानमंडल भी, क्योंकि वो भी जनता के मतों से, वोट से, रीति रिवाजों से, धर्म से, संविधान से सीमित होता है। अनलिमिटेड शक्तियाँ विधानमंडल में भी नहीं होती। तो फिर एक मत है कि संप्रभुता का निवास, ये हम लास्ट में इधर देख रहे हैं कि विधि निर्माण में सहयोगी समस्त संस्थाओं के योग में हम इसका संप्रभुता का निवास फिर मान सकते हैं कि विधायिका, न्यायपालिका, कार्यपालिका जो सरकार के तीन अंग हैं, निर्वाचक जो पूरी जनता है, जो जनता का मुख्य पार्ट है, और संविधान निर्मात्री सभा मतलब संविधान सभा, इन सब के योग में हम संप्रभु शक्ति को लोकेट कर सकते हैं। इसके योग में हम संप्रभु शक्ति को मान सकते हैं, ऐसा एक मत है। ये मत थोड़ा सा संतुलित दिखाई देता है, सत्य के ज़्यादा निकट दिखाई देता है, पर फिर भी पूरी तरह से इसको भी सही नहीं कहा जा सकता। और वस्तु स्थिति तो ये है कि संप्रभु की खोज की ही नहीं जा सकती, खोजना अव्यवहारिक भी है क्योंकि संप्रभुता तो राज्य का एक अनिवार्य तत्व होता है, सरकार का नहीं होता। हम इसे सरकार के पार्ट्स में नहीं ढूंढ सकते, ये राज्य का पार्ट है और राज्य अमूर्त है, संप्रभुता भी अमूर्त है। लीकॉक भी इससे रिलेटेड बात कहते हैं कि प्रभुसत्ता की जितनी भी खोज की जाए वह दूर भागती हुई दिखाई देती है। या हम लीकॉक का ये सेंटेंस पढ़ चुके हैं कि प्रभुसत्ता की जितनी भी खोज की जाए वो उतनी ही दूर भागती दिखाई देती है। मतलब इसको हम ढूंढें तो पता नहीं ये कहाँ होगी, ये इसको सर्टेनली श्योरली नहीं कहा जा सकता। संप्रभुता को कहाँ खोजें, ये इसका सुनिश्चित निवास स्थान पता नहीं लगाया जा सकता। अब हम देखते हैं संप्रभुता का एकलवादी सिद्धांत या ये जॉन ऑस्टिन के द्वारा मुख्य रूप से प्रतिपादित है, और भी विद्वान हैं पर मेनली हम ऑस्टिन का संप्रभुता सिद्धांत देखने जा रहे हैं जो कि एकलवादी सिद्धांत है। जॉन ऑस्टिन्स कंसेप्ट ऑफ सोवरेंटी या मोनिस्टिक थ्योरी ऑफ सोवरेंटी, एकलवादी सिद्धांत। ऑस्टिन एक इंग्लैंड के विधि शास्त्री थे, कानूनवेत्ता थे, और उनके इस सिद्धांत को कानूनी सिद्धांत भी कहा जाता है। और इनकी जो प्रसिद्ध कृति है बुक, उसका नाम है लेक्चर्स ऑन ज्यूरिस्प्रूडेंस, लेक्चर्स ऑन ज्यूरिस्प्रूडेंस।
उनकी प्रसिद्ध बुक है। इनका टाइम करीब था 1790 से लेकर के 1859, मतलब 19वीं सदी। इनकी ये जो सिद्धांत है एकलवादी सिद्धांत और दूसरा सिद्धांत है बहुलवादी सिद्धांत, दोनों विरुद्ध सिद्धांत हैं, अलग अलग सिद्धांत हैं जो संप्रभुता को अलग अलग तरीके से डिफाइन करते हैं, अलग अलग उसकी मान्यताएं हैं। तो हम एकलवादी सिद्धांत की या ऑस्टिन की प्रमुख मान्यताएं हम यहाँ देख लेते हैं, या उसके सिद्धांत का सार हम यहाँ देख लेते हैं, क्या कहते हैं वो प्रभुसत्ता के बारे में। और ये हम अब तक जो पढ़ चुके हैं, क्योंकि सर्वमान्य जो मान्यता है वो ज़्यादातर इसको मिल चुकी है, थोड़ा अंतर है, कुछ हमें चीज़ें बहुलवाद की भी अच्छी लगेंगी। बट ये कहते हैं पहली बात कि प्रभुसत्ता राज्य का अनिवार्य लक्षण है, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं, ये एकलवाद से ली हुई बात थी। ऑस्टिन भी यही कहते हैं कि प्रभुसत्ता राज्य का अनिवार्य लक्षण है। दूसरी बात वो ये भी कहते हैं कि संप्रभु समाज के लिए अनन्य रूप से कानून बना सकता है, मतलब संप्रभु शक्ति के पास, संप्रभुता के पास एक्सक्लूसिव रूप से, अनन्य रूप से कानून बनाने की पावर होती है। वो किसी भी तरह का कानून बना सकता है, किसी भी कानून को बदल सकता है, उसके आदेश ही कानून होते हैं और उसके ऊपर कोई भी प्राकृतिक या ईश्वरीय कानून नहीं होता, कोई भी और कानून नहीं होता। संप्रभु जो बनाता है कानून के तौर पर वही कानून होता है और वो किसी भी फील्ड में कैसा भी कानून बना सकता है। तीसरी बात वो कहते हैं कि राज्य समाज की सारी संस्थाओं से ऊपर है, उसकी शक्तियाँ असीम हैं और वो किसी के भी प्रति उत्तरदायी नहीं है। ये हम पहले भी संप्रभुता का लक्षण पढ़ चुके हैं, ये एकलवाद से लिया हुआ था कि राज्य समाज की सभी संस्थाओं से ऊपर है और उसकी शक्तियाँ असीम हैं और वो किसी के भी प्रति उत्तरदायी नहीं। चौथी बात, चौथा लक्षण एकलवादी सिद्धांत का कि राज्य क्योंकि सर्वोच्च है, सबसे ऊपर है, इसलिए उसे नागरिकों की अनन्य निष्ठा प्राप्त होनी चाहिए। मतलब नागरिकों से अपेक्षा करते हैं ये कि वो राज्य के प्रति अपनी भक्ति रखें। व्यक्ति, ये लोग कहते हैं कि व्यक्ति अपने परिवार और चर्च वगैरह अन्य संस्थाओं के प्रति निष्ठा रख सकता है, पर राज्य के प्रति उसकी निष्ठा का जो स्थान है वो सर्वोच्च होगा, सबसे ऊपर होगा। बाकी सबके प्रति रख सकता है, पर जब चॉइस की बात हो दोनों में से निष्ठा की, तो राज्य सबसे ऊपर होगा, राज्य के प्रति उसको अपना समर्पण कर देना होगा। पांचवी बात कि संप्रभु कोई निश्चित मनुष्य या समूह होता है जो स्पष्टतः दृष्टिगोचर होता है। ये एक एकलवाद की ही एक स्पेशल अवधारणा है ऑस्टिन की, कि ये इससे सब सहमत नहीं हो सकते। वो कहते हैं कि संप्रभु कोई निश्चित मनुष्य या समूह होता है जो स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर होता है। और वो कहते हैं अंतिम कि यह अखंडित, अनियंत्रित और अविभाज्य होती है। ये इसके टुकड़े नहीं किए जा सकते, इसके ऊपर कोई नियंत्रण नहीं होता और ये अविभाज्य होती है, इसको बांटा नहीं जा सकता, ये राज्य के साथ जुड़ा होता है, इसके टुकड़े नहीं हो सकते। अदेय होती है, जो हम इसकी पहले इसके लक्षणों में पढ़ चुके हैं, संप्रभुता के लक्षणों में, वो लगभग इससे ऑस्टिन के सिद्धांत से ही मिलते जुलते हैं, उससे लिए हुए हैं एक तरह से। तो ये हम संप्रभुता के एकलवादी सिद्धांत को देख सके, मतलब जो अब तक हमने पढ़ा था कि संप्रभुता अखंड होती है, अनियंत्रित होती है, असीमित होती है, प्रजा पर पूरा उसका अधिकार होता है और राज्य का अनिवार्य लक्षण होती है, उसके आदेशी कानून होते हैं, वो सबसे ऊपर होती है, सर्वोच्च होती है। तो ये सारे के सारे जो लक्षण हैं वो एकलवादी सिद्धांत जो संप्रभुता का है उसके द्वारा दिए हुए हैं। अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे संप्रभुता से संबंधित बहुलवादी सिद्धांत। थैंक यू।